आज हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ट्रांजिस्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट थे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होता है? किसी भी सेमीकंडक्टर में चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड में होते हैं और होल्स होती हैं वैलेंस बैंड में। तो अगर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हम इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर ज़्यादा जनरेट होंगे, तो उसका मतलब उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे दोनों की संख्या बढ़ती जाएगी रिकॉम्बिनेशन रेट भी बढ़ेगा। तो किसी भी टेम्परेचर पे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सबसे पहले जनरेशन रेट बढ़ता है। जितना जनरेशन रेट बढ़ेगा रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ता रहेगा। एक टाइम पे स्टेडी स्टेट आ जाएगा, रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन रेट दोनों बराबर होंगे। तो भी देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या बोलता है। तो यहाँ देखते हैं एट एनी टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द प्रोडक्ट ऑफ number of the product of number of electrons and number of holes is constant irrespective and is independent and is independent of number of dopant atoms in semiconductor। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है कोई भी सेमीकंडक्टर है, किसी भी टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। डोपेंट डेंसिटी हम कितनी भी बढ़ा दें या डोपेंट डेंसिटी कितनी भी कम कर दें, या डोपेंट हो या ना हो। तो इसका एक बार मतलब क्लियरली देखते हैं। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर at any temperature T, let Ni be number of electrons in conduction band and Pi be number of holes in valence band। तो होल्स वैलेंस बैंड में होती है। तो क्या करते हैं, if now Nd dopants of donor type यानी कि ग्रुप 5 के atoms, यानी कि ग्रुप 5 के atoms। now if Nd dopants of any donor atom are doped, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर डोपेंट डाल दिया तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टेम्परेचर की वजह से कुछ जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर और डोपेंट डाल दिए। अगर एनडी डोपेंट डाल दिए तो एनडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, नाउ दिस इंप्लाइज लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाउ। तो वही सेमीकंडक्टर है, वही टेम्परेचर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम अब डोपेंट डालते रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो वही सेमीकंडक्टर है, वही टेम्परेचर पे रखा है, बाकी सब चीज़ें वही रखी है। नाउ लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाउ बी n and number of holes now be p। तो इसका मतलब ये होगा, सो दिस implies law of mass action states n into p will be equal to ni square। तो इसका मतलब क्या है, तो बेटा तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमें ये बात तो पता है ni कितने के बराबर होता है, pi के बराबर। ni कितने के बराबर होता है, pi के बराबर। तो इसका मतलब n to p इज इक्वल टू ni into pi। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में
इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन और होल की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो इसको NI स्क्वायर लिख दे या PI स्क्वायर लिख दे। तो उसमें डोपेंट डालेंगे ग्रुप 5 के, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो उसके अंदर होल की संख्या कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन और होल का प्रोडक्ट जो भी आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ उसका प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट रहेगा। ग्रुप 3 का डालेंगे एक्सेप्टेड टाइप इम्प्योरिटीज, तो क्या होगा, होल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो प्रोडक्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेशन आती है क्वेश्चंस में, तो दो अप्रोक्सीमेशन आती है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर N टाइप सेमी कंडक्टर, फॉर N टाइप सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ND बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप 5 डोपेंट एटम्स। तो अब हमें पता है जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, थर्मली जनरेट होंगे और इसकी वजह से आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो जो इंट्रिंसिक होल्स है वो कम हो जाएंगे रिकॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और होल की संख्या कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ND से ज़रा ज़्यादा होंगे, यहाँ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ND से ज़रा ज़्यादा होंगे। तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम रहते हैं, हम डोपिंग करते हैं तो इतने करते हैं कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम ही रहे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रफली लिख सकते हैं N को हम करीब करीब कितना ले सकते हैं, N को कितना ले सकते हैं ND। तो यहाँ पे होल की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ जाता है होल की कंसंट्रेशन कितनी आएगी। तो हम ये ले सकते हैं वी कैन एज्यूम, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ होल्स की कंसंट्रेशन कितने के बराबर आएगी, NI स्क्वायर, जब कोई भी डोपेंट नहीं था। तो यहाँ पे होल की कंसंट्रेशन अगर हमसे पूछेंगे तो होल की कंसंट्रेशन रफली आएगी NI स्क्वायर बाय N। तो इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, NI स्क्वायर बाय ND क्या है, कितने डोपेंट एटम्स हमने डाले हैं। तो अगर किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन NI थे, होल्स भी NI के बराबर होंगे, NiPi के बराबर होंगे, तो अब उसमें हमने ND डोपेंट डाल दिए हैं, ND डोपेंट एटम्स डाल दिए ग्रुप 5 के, तो डोनर टाइप है। D का मतलब डोनर, A का मतलब एक्सेप्टर होगा, D का मतलब डोनर होगा और A का मतलब एक्सेप्टर होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ND से हल्के से ज़्यादा आएंगे, तो करीब करीब ND के बराबर ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा रिलेशन फॉर P टाइप सेमीकंडक्टर्स, लेट Na be number of group 3 डोपेंट, ग्रुप 5 के डोपेंट एटम्स डोनर्स होते हैं, ग्रुप 3 के डोपेंट एटम्स एक्सेप्टर्स होते हैं। तो ये एक्सेप्टर के लिए, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे होल्स जो इंट्रिंसिक जब था, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे इंट्रिंसिक जब था, तो इसमें हमने ग्रुप 3 डाल दिया है, तो नंबर ऑफ होल्स अब बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स कितनी होंगी, जितने एक्सेप्टर एटम्स आए प्लस उस थर्मली से ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ होल्स को हम रफली मान सकते हैं Na के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, ये कितने के बराबर आएगा, NI स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ले सकते हैं NI स्क्वायर बाय N एक्सेप्टर। पहले P नीचे आएगा, P को कितना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे सिंपल से है। इसमें बस ये देखना है कि जैसे हम डोपेंट डालते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर संख्या ज़्यादा हो गई तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आप किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाओगे तो होल्स की संख्या कम हो जाएगी, होल्स की संख्या बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। इनका प्रोडक्ट किसी भी टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आपने कितने डोपेंट्स डाले हैं, चाहे N टाइप डाले हैं, चाहे P टाइप डाले हैं, या दोनों डाल दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोडक्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आपने कितने डोपेंट्स डाले हैं। तो डोपेंट्स हटा दो, इंट्रिंसिक हो जाएगा, इंट्रिंसिक में तो NiPi के बराबर होता है। तो ये वही रिलेशन है, N into P is NI स्क्वायर।
अब इसके बाद हमें ट्रांजिस्टर्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, डायोड की इक्वेशन देखते हैं और डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ट्रांजिस्टर्स अगर हम बुकिश में से पढ़ेंगे तो थोड़ा टिपिकल आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रांजिस्टर्स पढ़ने के लिए डायोड की इक्वेशन देखनी है, कुछ डेरिवेशंस करने हैं और डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ताकि आइडिया ये है, ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चन को हम पहले डायोड के क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चंस को हम डायोड के क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, डायोड को हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि सारा क्वेश्चन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, डायोड इक्वेशन एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, तो इन फॉरवर्ड बायस, तो यहाँ पे हम इसको देखना शुरू करते हैं। जब भी हमारे पास कोई फॉरवर्ड बायस में डायोड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ पे करंट आई जा रहा है। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा हूँ, इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, तो ये पॉजिटिव है, इसको रिवर्स करूँगा तो आई वर्सेस वी ग्राफ इस तरह से आता है, ये ग्राफ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे एक नी वोल्टेज होती है, इसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक नी वोल्टेज होती है, ये जर्मेनियम डायोड के लिए 0.3 के करीब होगी, कई बुक्स में 0.2 लिखा होता है, और सिलिकॉन के लिए हर एक में 0.7 लिखा होता है। सिलिकॉन के लिए हर एक में ये नी वोल्टेज है। इसके आगे हम मानते हैं कर्व एकदम ऊपर जाता है और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो जनरली माना जाता है कि ये नी वोल्टेज Vk is equal to 0.3 for germanium diode, will be equal to 0.6 volts, this will be equal to 0.7 volts for silicon, this will be equal to 0.7 volts for silicon. अब ये जो सी इक्वेशन है, this is equal to I naught e raised to power qv by kt minus 1. ये शॉर्टकट इक्वेशन है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आगे पढ़ाया जाता है। तो इसको हम देखते हैं, K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T है टेम्परेचर इन केल्विन, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट रूम टेम्परेचर KT by Q is roughly equal to 26 millivolts। तो KT by Q रफली 26 millivolts आता है। तो जब भी हम डायोड को डीप फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 से सिलिकॉन में 0.3, सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर बहुत कम यूज़ करते हैं जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर बहुत कम यूज़ करते हैं, जनरली मैक्सिमम ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के यूज़ करते हैं, तो 0.7 वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे KT by Q 26 है, 26 मिलीवोल्ट है, ऊपर है 0.6 या उससे ऊपर। तो इसका मतलब ये जो आएगा 26 मिलीवोल्ट्स, KT by Q 26 मिलीवोल्ट्स है। तो यहाँ पे 0.6 या उससे ज़्यादा ले रहे हैं, 0.2 से उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ अगर हम देखते हैं मिलीवोल्ट का मतलब बेटा इंटू 10⁻, ऊपर आ जाएगा 10⁻3। तो अगर यहाँ पे मिलीवोल्ट में लेते हैं और यहाँ पे 1 वोल्ट ले लेते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो ई रेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा है तो हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं इन डीप फॉरवर्ड बायस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन डीप फॉरवर्ड बायस, ये करंट को ले सकते हैं। दिस करंट कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज I naught e raised to power qv by kt। तो मैं काम करते हैं, इस डायोड का रेजिस्टेंस निकालते हैं इन डीप फॉरवर्ड बायस। तो ये जो कर्व है इसके आगे ये बिल्कुल स्टीप ऊपर जाता है, ये कर्व एकदम बिल्कुल स्टीप ऊपर जाता है। तो यहाँ पे निकालते हैं
डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन डीप फॉरवर्ड बायस। तो मैं काम करता हूं, आई को लेता हूं आई नॉट ई रेस्ट फॉर क्यू वी बाई के टी। आई नॉट क्या था, मैक्सिमम रिवर्स बायस करंट। आई नॉट हमने डिस्कस कर रखा है, वो मैक्सिमम रिवर्स बायस करंट रहता है। ये कितना रहता है, मैक्सिमम रिवर्स बायस करंट, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी इज द पीडी अक्रॉस डायोड, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर केल्विन। तो यहाँ पे डायनेमिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी आई बाई डी वी लेते हैं। तो ये कितना आएगा, क्यू बाई के टी आई नॉट ई रेस्ट फॉर क्यू वी बाई के टी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आई नॉट ई क्यू के टी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई के टी, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई के टी आई नॉट। ये कितना आ जाएगा आई, ये कितना आ जाएगा आई। तो यहाँ पे देखते हैं डी आई बाई डी वी डायनेमिक कंडक्टेंस है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना आएगा उसका, डी वी बाई डी आई, ये कितना हो जाएगा के टी बाई क्यू इंटू आई। अब के टी बाई क्यू कितना है रूम टेम्परेचर पे, तो दिस विल बी इक्वल टू 26 मिली वोल्ट्स बाई आई, दिस विल बी इक्वल टू 26 मिली वोल्ट्स बाई आई। तो इसको देखना, तो कोई भी डायोड का फॉरवर्ड बायस में कब ऐसे होता है पीएन जंक्शन का, तो जैसे हम करंट बढ़ाते रहेंगे, जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे करंट बढ़ता रहेगा। यहाँ पे आगे कर्व एकदम शुद्ध ऊपर जाता है, तो ये नी वोल्टेज है जहाँ पे एकदम कर्व बिल्कुल ऊपर गया, उसके ऊपर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, हम नेगलेक्ट कर भी सकते हैं, बट अगर कम में कैलकुलेट करना है तो हमने उसके लिए इक्वेशन देख रखी है। इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3 है। तो ये है डायोड की इक्वेशन। आई नॉट मैक्सिमम रिवर्स बायस करंट है, 0.2 0.3 वोल्ट के ऊपर ये चीज़ 3 4 5 6 10 के ऊपर जाती है, ई रेज़ टू 2 3 4 टाइम्स कर लेंगे तो 1 से बहुत ज़्यादा आएगा, तो इस 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डीप फॉरवर्ड बायस में इसको ऐसे ले सकते हैं। डायनेमिक कंडक्टेंस क्या होती है, डी बाई डी वी, कंडक्टेंस क्या होती है आई बाई वी, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है डी बाई डी आई, रेजिस्टेंस क्या होता है वी बाई आई। तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने तो हम डायनेमिक कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी वी कितना आएगा क्यू बाई के टी, ये क्यू बाई के टी इधर आ जाएगा, बाकी वही आएगा, तो क्यू बाई के टी इंटू आई, आई क्या उसके थ्रू करंट। तो हम यहाँ देखते हैं इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, के टी बाई क्यू इंटू आई, ये कितना आ जाएगा 26 मिली वोल्ट्स, 26 मिली वोल्ट्स। तो यहाँ पे देखते हैं अगर करंट 1 मिली एम्पियर है, करंट अगर 1 मिली एम्पियर है तो आर कितना आएगा 26 ओम। करंट अगर 10 मिली एम्पियर है, करंट अगर 10 मिली एम्पियर है तो ये कितना आएगा, तो करंट जितना बढ़ता रहेगा आर कम होता रहेगा। तो जनरली डायोड्स में करंट मिली एम्पियर से एम्पियर तक जाते हैं, नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स में, नॉर्मल डायोड्स में मिली एम्पियर रहते हैं, और जो पावर ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, पावर डायोड्स रहते हैं उसमें एम्पियर तक जाते हैं। तो हमें ये पता है डिफॉल्ट बायस में रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट लेते हैं, ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट लेते हैं डीसी। ये डीसी क्यों लिखा है इसको मैं आराम से समझाऊंगा। डीसी इक्विवेलेंट ऑफ ए डायोड इन डीप फॉरवर्ड बायस। ये कोई भी एक डायोड है, ये कोई भी एक डायोड है, ये कोई भी एक डायोड है, इससे करंट आई जा रहा है, ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। अगर डीप फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन का है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट ही मानेंगे, 0.7 वोल्ट मानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे बैटरी की, इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं बढ़ती क्योंकि कर्व बिल्कुल स्टिप जाता है। तो सिलिकॉन के लिए ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना लेंगे 0.7 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, तो हम इसको लेंगे इंडिफॉल्ट बायस। इंडिफॉल्ट बायस पकड़ेंगे, इसको एक बैटरी लेंगे और ये लिखेंगे इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी इसको मैं जानबूझ के वी बी लिख देता हूँ, क्यों, उसको बाद में यूज करेंगे। ये आएगा और एक रेजिस्टेंस डाल देंगे, ये रेजिस्टेंस आएगी आर। तो ए और बी के बीच में, तो बेटा पॉइंट पी और क्यू के बीच में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस भी है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैटरी से डिनोट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस से कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस VBE इज इक्वल टू 0.7 फॉर सिलिकॉन इज इक्वल टू 0.3 फॉर जर्मेनियम। ये आगे कितना आएगा, इससे अगर करंट आई जा रहा है, इससे अगर करंट आई जा रहा है तो दिस RE इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट बाय करंट थ्रू द डायोड। तो इसका मतलब कोई भी एक डायोड है, अगर डीप फॉरवर्ड बायस में नहीं, डीप फॉरवर्ड बायस में उसको एक बैटरी और रेजिस्टेंस इन सीरीज से हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम बैटरी और इससे एक रिप्लेस कर सकते हैं। ये बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन अगर सिलिकॉन का बना हुआ है, और 0.3 फॉर जर्मेनियम अगर जर्मेनियम का बना हुआ है, अगर जर्मेनियम का बना हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, इसको हम ट्रांजिस्टर एनालिसिस में यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, अब मैं ट्रांजिस्टर जो पहले पढ़ा रखा था उसको एक बार फिर से देखता हूँ। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो पीएन जंक्शन डायोड को हमने फॉरवर्ड बायस करना देखा हुआ है, रिवर्स बायस करना देखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर से। Construction of a ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जब भी हम लेते हैं तो उसमें अगर उसको एक रॉड की तरह माने, ये एक रीजन, एक बहुत छोटा रीजन, एक सबसे बड़ा रीजन। सबसे छोटा रीजन होता है ये, एक मॉडरेट रीजन और एक सबसे लंबा रीजन। तो इस साइड को हम एमिटर बोलते हैं, इस साइड को हम बेस बोलते हैं, और इस साइड को हम कलेक्टर बोलते हैं। E implies emitter, B implies base and C implies collector। तो यहाँ पे emitter is highly doped, emitter is highly doped, collector is moderately doped, and base is scarcely doped। तो ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बेस रीजन है इसकी विड्थ बहुत कम होती है, बेस रीजन विड्थ बहुत कम होती है, बेस की विड्थ बहुत कम होती है, कलेक्टर की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, एमिटर की मॉडरेट रहती है। एमिटर में जो हम डोपेंट डालते हैं उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे मॉडरेट होती है और यहाँ के ना के बराबर होती है। ऐसा क्यों, जो मैंने एक बार डिस्कस किया था, अगर आप सबको याद हो, तो ट्रांजिस्टर के पीछे बेसिक लॉजिक क्या था। कोई भी एक फॉरवर्ड बायस डायोड है तो उसमें जो करंट जा रहा है डिफ्यूजन की वजह से जा रहा है, उसमें जो करंट जा रहा है ड्रिफ्ट की वजह से नहीं जा रहा है, डिफ्यूजन की वजह से जा रहा है। रिवर्स बायस में जो भी करंट जा रहा है ड्रिफ्ट की वजह से जा रहा है, तो माइनॉरिटी करंट है। अब अगर ये सोचा जाए, अगर हम ये सोचा जाए कि एक रिवर्स बायस करंट डायोड में हम करंट को बढ़ाएं कैसे, एक रिवर्स बायस करंट में हम करंट को बढ़ाएं कैसे, तो हमें वो देखना है। तो उसको हम देखते हैं। तो बेसिक आइडिया ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्ट करने का यही था कि रिवर्स बायस डायोड में हम करंट को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि रिवर्स बायस डायोड में करंट बहुत कम होता है, रिवर्स बायस डायोड में करंट बहुत कम होता है। तो ट्रांजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक NPN और एक PNP। तो ट्रांजिस्टर्स दो टाइप के होंगे बेटा, एक आएगा NPN, एक होगा NPN और एक होगा PNP। तो बेटा एक होगा या तो NPN होगा या PNP होगा। तो ट्रांजिस्टर्स आर टू टाइप्स, transistors are two types, either NPN और PNP। अब वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में हमें बताया जाता है कि बेस एमिटर जंक्शन को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस करते हैं और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं बोलूँगा, मैं इसको एक एग्जांपल से बोलूँगा यहाँ पे, जो कि ट्रांजिस्टर की लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर बनाने के पीछे जो बेसिक आइडिया था वो बिल्कुल यही था कि रिवर्स बायस ट्रांजिस्टर में, रिवर्स बायस डायोड में हम करंट को कैसे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं। तो
यहाँ पे दो चीज़ें देखते हैं। तो इसको मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, मेरे पास एक, तो हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रिवर्स बायस डायोड में हम करंट को कैसे बढ़ाएंगे। तो मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, अब इसको लिखता हूँ P प्लस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको करता हूँ P प्लस। P प्लस का मतलब इसमें जो एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है, इसमें डोनर की कंसंट्रेशन कम है, इसमें नॉर्मल है, इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको रिवर्स बायस करना है, इसको रिवर्स बायस करना है। तो मैं कैसे करता हूँ, इसको रिवर्स बायस ऐसे करके करता हूँ, इस साइड लो पोटेंशियल लगाऊंगा, इस साइड हाई पोटेंशियल लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो डिप्लीशन रीजन बनेगी, ये जो डिप्लीशन रीजन बनेगी, ये जो डिप्लीशन रीजन बनेगी, इसके अंदर कम बनेगी, उसके अंदर ज़्यादा बनेगी, इसके अंदर कम बनेगी, उसके अंदर ज़्यादा बनेगी। तो ये डिप्लीशन रीजन पी टाइप रीजन में, क्योंकि पी प्लस है, डिप्लीशन एक्टिविटीज में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगा उतनी कम होगी, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें नेट चार्ज 0 होता है। अब एन में जो डोपेंट्स होंगे ग्रुप 5 के होंगे, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो इसमें जो डोपेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव, इसमें जो डोपेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स थर्मली जनरेटेड होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम इसको रिकमेंड मानते हैं, यहाँ पे इसको रिकमेंड मानते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन्स जब भी ऐसे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, होल की जब ज़्यादा थी, होल की कम थी, ये जब भी ऐसे क्रॉस करते हैं यहाँ पे युद्ध होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकमेंड करते हैं। तो इसमें इन जनरल हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स नहीं है, इसमें हम जनरली मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो चार्ज दिखाई देगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को निगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा डोपेंट्स का आएगा। सिलिकॉन को हम जनरली चार्जलेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप 3 का होगा उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उन पे चार्जेस क्या आएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डोपेंट है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ऐसे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ऐसे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ऐसे। तो इसको जितना बढ़ाऊंगा डोपेंट बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे करंट कौन सा जा रहा है, इसके अंदर जो होल्स होंगे बेटे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं जा सकते, उनको ऐसे जाना है। तो इसके अंदर जो कम होल्स होंगी, इसके अंदर जो कम होल्स होंगी वो जैसे यहाँ पे आती है, जब जो थर्मली जनरेट होती है होल्स ऐसे चल जाएंगी। यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेट होते हैं वैसे चल जाएंगे। तो इसके अंदर होल मैग्नेटिक कैरियर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक कैरियर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रहा है। तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके अंदर जो होल्स होंगे, ये होल्स यहाँ से अगर जाते हैं तो होल्स इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक करंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये कौन सा करंट है, मैग्नेटिक करंट। मैग्नेटिक करंट किसकी वजह से होता है, ड्रिफ्ट की वजह से होता है। अब एक काम करते हैं, मुझे रिवर्स बायस में करंट को बढ़ाना है, मुझे रिवर्स बायस में करंट को बढ़ाना है। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं थ्योरेटिकली एक इंजेक्शन लेता हूँ, मैं थ्योरेटिकली एक इंजेक्शन लेता हूँ, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल कर देता हूँ, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल कर देता हूँ, इसको पूरा इलेक्ट्रॉन से फिल कर देता हूँ। और ये इंजेक्शन की सुई यहाँ से लगाता हूँ, ये इंजेक्शन की सुई यहाँ से, मैं थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये इंजेक्शन की सुई यहाँ से लगाता हूँ। तो इसमें होल्स पहुँच जाते हैं। अगर ये सुई यहाँ पे खुलती है और मैं इसको पंच करके ये इलेक्ट्रॉन से भेजूँ, मैं चाहता हूँ करंट बढ़े, मैं चाहता हूँ जंक्शन से करंट बढ़े। अगर यहाँ पे सुई यहाँ पे खोल के अगर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाएंगे, यहाँ पे रिकम्बाइन कर जाएंगे। बट मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और इसके अंदर जो होल्स है यहाँ पे क्रॉस कर रही है जो पास में। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को अगर इंजेक्ट कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉन होल पे यहीं पे रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, इस पेयर को जितना इसके पास लाके, इस सिरिंज को जितना इसके पास लाके शिफ्ट करूंगा, जितना पास लाके इसको शिफ्ट करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बेटे, यहाँ पे जो होल पेयर रिकम्बाइन करने से पहले ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर चले गए, तो बहुत करंट आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर दूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर दूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैग्नेटिक कैरियर है, तो मैं अगर बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट कर देता हूँ तो ड्रिफ्ट करंट आएगा। या दूसरा काम कर सकता हूँ, रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट नहीं है, यहाँ पे होल्स की वजह से है।
मैं एक दूसरा इंजेक्शन यहाँ पे लाके अगर होल्स यहाँ पे इंजेक्ट कर दूँ, इसके पास दूर करूँगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर पार करूँगा, दूर में होल्स डालूंगा तो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन कर जाएंगे। अगर होल्स यहाँ पे लाता हूँ तो रिकम्बिनेशन हल्की सी होगी, होल्स यहाँ पे आ गई तो करंट आएगा। तो इसका मतलब रिवर्स बायस डायोड में अगर करंट को बढ़ाना हो तो पी टाइप से आप इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर दो या एन टाइप से आप होल्स को इंजेक्ट कर दो। तो ये हम कैसे करते हैं, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाते हैं और इसको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड बायस। अगर दूसरा काम क्या कर सकते हैं, होल्स को यहाँ से इंजेक्ट कर सकते हैं, तो एक क्या करूँगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे लगाऊंगा और इसको कर देंगे फॉरवर्ड बायस, होल्स इधर आ जाएंगी। तो हम ये देखते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में दो टाइप के होते हैं। इसमें सिंपल सी फिलॉसफी है, एमिटर बेस इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस्ड। तो अपन देखते हैं एनपीएन और पीएनपी। तो शुरू में मैं एनपीएन डिस्कस करता हूँ, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक बार पीएनपी ले लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये रीजन बहुत छोटा है और ये रीजन बड़ा है, ये पी है और ये एन रीजन है। ये मॉडरेटली डोप्ड है, दिस इज मॉडरेटली डोप्ड, दिस इज लोली डोप्ड। इस रीजन को हम बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं कलेक्टर। तो ये है मॉडरेटली डोप्ड। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझना हो तो आप ये देखिए, उसी का थॉट एक्सपेरिमेंट को देखिएगा जिसमें बोलते हैं एक रिवर्स बायस डायोड के थ्रू करंट भेजना है। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर सकते हैं या दूसरी साइड से होल्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ से इंजेक्ट करना है होल्स, यहाँ से होल्स इंजेक्ट करूँगा या यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये छोटा सा रीजन है रिवर्स बायस में, तो बेटा इसकी कंसेशन ज़्यादा है, इसकी कंसेशन कम है। यहाँ पे ज़्यादा डोप्ड है, ये कम डोप्ड है। इसमें जो डिप्लीशन रीजन आएगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन आएगा, इसके अंदर जो यहाँ से डिप्लीशन रीजन आएगा और इसके अंदर जो डिप्लीशन रह जाएगा वो कम आएगा। इसके अंदर जो डोपेंट्स होंगे पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर डोपेंट्स होंगे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को जाने देगी और इधर से इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये डिप्लीशन रीजन कौन से डायोड का है, एनपी कलेक्टर और बेस। अब मुझे काम करना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट करने हैं, तो मैं एक रीजन यहाँ पे बनाता हूँ जो बहुत हाईली डोप्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होगी, इसको करता हूँ फॉरवर्ड बायस, पर फॉरवर्ड बायस बाद में करूँ। इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें होल्स की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो डिप्लीशन रीजन आएगा बहुत बड़ा आएगा और इसके अंदर डिप्लीशन रीजन आएगा बहुत कम आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। अब देखना, इस डायोड का ये डिप्लीशन रीजन, इस डायोड का ये डिप्लीशन रीजन, तो बेस की विड्थ कम क्यों रखी है, इस दोनों के बीच में इस डायोड की विड्थ को कम किया है, क्यों? यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले जाएंगे। यहाँ से अगर मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ, तो डिफिशन करंट की वजह से, ड्रिफ्ट की वजह से नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अगर ये विड्थ बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम है। अगर यहाँ पे होल्स बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम है। अगर ये वाला गैप बहुत बड़ा हो जाए
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ नहीं पाएगा। तो ये विड्थ अगर बहुत कम है तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा मैक्सिमम यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कोई भी एब्सॉर्प्शन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन होल पे रिकॉम्बिनेशन होती, सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा, कुछ ना कुछ रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इस डायग्राम को हम ऐसे देखते हैं, इस डायग्राम को हम ऐसे देखते हैं। तो जो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर है, जो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर है, अब मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ, पीएनपी लेता हूँ। अब मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ और पीएनपी लेता हूँ। ये एमिटर है बेटा, दिस साइड इज एमिटर। एमिटर बेसिकली क्या काम करता है, इंजेक्शन का। एमिटर बेसिकली क्या काम करता है, इंजेक्शन का। तो ये एमिटर है, इसकी विड्थ मॉडरेट होती है, इसकी विड्थ सबसे छोटी होती है, कलेक्टर की विड्थ सबसे ज्यादा होती है, बेस एंड कलेक्टर, बेस एंड कलेक्टर। तो मैं पीएनपी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लेते हैं पी प्लस, यानी कि ग्रुप 3 का जो डोपेंट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ये मॉडरेटली डोप्ड है, ये मॉडरेटली डोप्ड है, एंड ये मॉडरेटली डोप्ड है, और ये बहुत लीस्ट डोप्ड है। ये हाईली डोप्ड, स्केर्सली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड। तो एमिटर बेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये फॉरवर्ड बायस है, इसको करते हैं फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे हम डिप्लीशन रीजन को, इसमें P प्लस है तो डिप्लीशन रीजन कैसे आएगा, इसमें डिप्लीशन रीजन कैसे आएगा, इसका डिप्लीशन रीजन काफ़ी लंबा आएगा। तो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहती है, ऐसे रहती है। तो इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, इस रीजन को हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, और इसको करते हैं रिवर्स बायस, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, रिवर्स बायस के थ्रू करंट फ्लो करना है। इसको हम करते हैं रिवर्स बायस। तो ये पी है, इसको रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पे इसको हम ऐसे लगा देंगे। तो इसके अंदर भी यहाँ पे डिप्लीशन रीजन मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन, इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके होगी। तो यहाँ से, तो यहाँ पे देखिएगा होल्स का जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो करंट होगा, इसके थ्रू जो पास करेगा, यहाँ से होल्स डिफ्यूज होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन के करंट को करीब करीब नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो यहाँ से जो भी करंट जा रहा है, यहाँ से जो भी करंट जा रहा है, होल्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन कम क्यों रखी है, होल्स कम हो, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम होगी। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि अगर होल्स यहाँ तक आ गए तो होल्स क्रॉस कर जाने हैं, तो होल्स में क्रॉस कर जाना है। तो हम क्या चाहते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन बहुत कम। अगर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम करनी है तो यहाँ पे डोपिंग डेंसिटी बहुत कम करनी पड़ेगी, और उसकी विड्थ बहुत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में जितना ज़्यादा होल चलेंगे उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो बेस की डेंसिटी कम की जाती है और बेस की विड्थ सबसे कम की जाती है। बेस की डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी सबसे कम होती है और बेस की विड्थ भी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होल्स तो रिकमेंड कर जाएंगे, कुछ ना कुछ होल्स रिकमेंड कर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने रिकमेंड करेंगे, तो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ। इन होल की वजह से अगर यहाँ पे करंट है, इस करंट को हम लेते हैं एमिटर करंट, इस करंट को हम बोलते हैं एमिटर करंट। ये जो एमिटर करंट चला है, यहाँ पे कुछ होल्स रिकमेंड कर गए, तो ये जो करंट गया है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर करंट। और इस करंट को जो रिकॉम्बिनेशन की वजह से उसे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं बेस करंट। तो ये हम देखते हैं इस सर्किट में ये जो से करंट फ्लो किया है, दिस विल बी कॉल्ड एज एमिटर करंट। यहाँ से जो करंट गया है यहाँ से निकलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट। इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहली इक्वेशन जो है, एमिटर करंट विल बी इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एमिटर रीजन है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, बायसिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब हम आराम से देखते हैं इसको। बेटा कभी भी किसी ट्रांजिस्टर को वर्क करना है तो बेस एमिटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है, और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना है। बेस एमिटर को फॉरवर्ड बायस करना है, बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है। तो एक्चुअली आइडिया था रिवर्स बायस करंट से, रिवर्स बायस डायोड से हम करंट कैसे फ्लो करेंगे, एक साइड से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करो या दूसरी साइड से होल करो। तो इसलिए दो ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो पीएनपी लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होल्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन की वजह से कम जा रहे हैं, तो उसके करंट को नेगलेक्ट करते हैं, होल का करंट लेते हैं। तो कुछ ना कुछ होल्स तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, रिकम्बाइन कर जाएंगी।
तो सारी होल्स यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगी, सारी होल्स यहाँ पे क्रॉस नहीं करने वाली। तो ये जो सा करंट जाएगा ये कम होगा, इसको बोलते कलेक्टर करंट। बेस करंट के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो रिकॉम्बिनेशन करंट है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो यहाँ पे एमिटर करंट, ये कलेक्टर करंट और ये बेस करंट है, ये बेस करंट। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं, अल्फा एंड बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अल्फा और बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर से हम स्टार्ट करेंगे।